दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव यकीनन बेहद दिलचस्प है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार से प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आशा नौटियाल, कांग्रेस से प्रत्याशी मनोज रावत, निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान और यूकेडी से प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किस प्रकार से वोटरों से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। जनता किस पर भरोसा करेगी, कौन जनता के भरोसे को जीत सकता है और कौन प्रत्याशी वर्तमान स्थिति में मजबूत नजर आ रहा है, किसके बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। क्या निर्दलीय प्रत्याशी और यूकेडी प्रत्याशी इस बार कुछ उलटफेर कर सकते हैं, इस वीडियो में हमें जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए सीधे सीधे 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है। दोनों पार्टियां केदारनाथ की इस सीट को जीतकर 2027 के लिए अपनी तैयारी को, अपनी मजबूती को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहती है। और वहीं उत्तराखंड क्रांति दल जिस प्रकार से लंबे समय से सियासत में अपनी छवि को बरकरार नहीं रख पाई और यहां तक कि 2012 में उत्तराखंड क्रांति दल की मान्यता समाप्त हो गई थी, सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी है। और 2022 विधानसभा चुनाव के बाद जो चुनाव चिन्ह कुर्सी हुआ करता था, 2024 लोकसभा चुनाव में वो भी पार्टी को नसीब नहीं हुआ। और 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के जो कैंडिडेट थे उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह मिले, किसी को हीरा मिला, किसी को छड़ी मिली। तो उत्तराखंड क्रांति दल की दृष्टि से भी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड क्रांति दल अपनी कुर्सी को एक बार फिर से पाना चाहता है। न सिर्फ सत्ता की कुर्सी को बल्कि अपने चुनाव चिन्ह की कुर्सी को भी। डॉक्टर आशुतोष भंडारी को सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिला है, गैस सिलेंडर। तो यूकेडी कुर्सी से सिलेंडर पे आ चुकी है और वापस कुर्सी को कब पाएगी, ये प्रश्न भी यूकेडी के जहन में स्वयं ही घूमता होगा। और जल्द से जल्द यूकेडी अपने उसी स्थान को प्राप्त करने के लिए चाहेगी कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए केदारनाथ से एक ऐसा मैसेज दिया जाए जिससे उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं का, उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों का आत्मविश्वास बढ़ सके। यूकेडी से डॉक्टर आशुतोष भंडारी लगातार संपर्क कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचने का प्रयास है और यूकेडी उन्हीं मुद्दों को उठा रही है जिन मुद्दों को उत्तराखंड का आम नागरिक उठा रहा है, जिन मुद्दों के लिए ये तमाम रैलियां हो रही हैं, जिन मुद्दों के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिन मुद्दों के लिए उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद आवाज़ें उठती रही हैं, उन्हीं मुद्दों को उत्तराखंड क्रांति दल उठा रहा है। और आशुतोष भंडारी के समर्थन में अनेकों लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रिटायर्ड मेजर संतोष भंडारी भी उनके साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आशीष नेगी हैं और अनेकों यूकेडी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आशुतोष भंडारी के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और लगातार गांव-गांव जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर जनसंवाद किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वही निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान जिस प्रकार से अपनी लोकप्रियता से, क्षेत्र भ्रमण से, लगातार क्षेत्र में रहने से एक अलग ही मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं और जनता भी उनके साथ जुड़ रही है। हालांकि चुनाव में जिस पार्टी के, जिस प्रत्याशी के साथ जनता का सहयोग देखा जाता है, भीड़ नज़र आती है, तो वहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि इसके साथ ही पूरे क्षेत्र की जनता जुड़ी हुई है। और ऐसा ही दूसरे प्रत्याशी के साथ होता है, तीसरे प्रत्याशी के साथ होता है, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हजारों वोटर हैं, हजारों की अपनी अपनी सोच है और हजारों की अपनी अपनी मैचिंग है। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, लेकिन जिसे सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं वही जीतता है। त्रिभुवन चौहान के साथ भी अनेकों लोग जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से सकारात्मक रूप से त्रिभुवन चौहान इस चुनाव को लड़ रहे हैं, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं और लगातार
अपनी बातों को मजबूती से रखते हुए सकारात्मक रूप से अपने आप को दर्शा रहे हैं। अभी विश्वास हो चुका है कि यकीनन यहाँ से एक ही चीज दिख रही है, वो है जीत। बड़ा स्पष्ट सा कारण है, बहुत वर्षों से पत्रकारिता के दौर में है और बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं, कई सारे नेताओं के साथ देखा है कि कैंपेन कैसा होता है, पर जैसा ये कैंपेन चल रहा है यकीनन बहुत शानदार है। किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए इतना आसान नहीं होता है विधानसभा में इतने बड़े चुनाव को लड़ना, जब सामने राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, जिनके बड़े बड़े संगठन होते हैं, जिनके पास बूथ मैनेजमेंट होता है, जिसके पास हर बूथ में एजेंट बनने के लिए कम से कम 10 चेहरे होते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के अगेंस्ट एक निर्दलीय प्रत्याशी यदि इतनी मजबूती से खड़ा है और वो चुनौती दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो समर्थन मिल रहा है वो जनता का समर्थन है। और त्रिभुवन चौहान लगातार कह चुके हैं कि उनके स्टार प्रचारक जनता है, वो जनता के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हीरा उन्हें चुनाव चिन्ह मिला है। त्रिभुवन चौहान ने कल एक लाइव वीडियो में जनता से सीधे संवाद किया, अपना मैसेज दिया। त्रिभुवन चौहान कहते हैं कि मैं बहुत गदगद हूँ, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इस प्रकार से प्यार मिलेगा, मुझे इस प्रकार से समर्थन मिलेगा। मैं आपका कर्जदार हूँ, और यदि प्रचार प्रसार के दौरान मैं किसी गांव में नहीं पहुंच पाया तो बुरा मत मानना, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं, बड़ा एरिया है, सीमित संसाधन है। मैं आपसे कनेक्ट हूं, आप मेरी बातों को औरों तक पहुंचाओ। और यदि डायरेक्ट आपसे मिलना नहीं भी हुआ तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे मिला नहीं हूं। मैं आपके इस समर्थन के लिए गदगद हूं। यकीन मानिएगा, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि आपका इतना प्यार मिलेगा। मैं आपका कर्जदार हूं। और लगातार इस प्रकार से त्रिभुवन चौहान अपनी बातों को रख रहे हैं। त्रिभुवन चौहान को उत्तराखंड बेरोजगार संघ का समर्थन मिला हुआ है। बॉबी पंवार ने खुलकर उनका समर्थन किया है और बहुत जल्द बॉबी पंवार भी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में त्रिभुवन चौहान के समर्थन में उनके प्रचार प्रसार में जा सकते हैं। अभी बेरोजगार संघ अपनी ही मांगों में उलझा हुआ है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने की जो उनकी मांग थी वो सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाई गई, और बेरोजगार संघ ने 8 नवंबर तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि उम्र सीमा बढ़ाई जाए। यदि 8 नवंबर तक उम्र सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो बेरोजगार संघ के द्वारा 9 नवंबर को रैली की जाएगी, मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत का प्रचार प्रसार किस प्रकार से चल रहा है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल के प्रचार प्रसार पर एक नज़र डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आशा नौटियाल का प्रचार प्रसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र अभी सक्रिय नज़र नहीं आ रहा है, और जिस तीव्रता के लिए, जिन ताबड़तोड़ रैलियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन जाना जाता है, पहचाना जाता है, जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरते हैं और अपने ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार से जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, अभी वो दृश्य नहीं देखा जा रहा है। आशा नौटियाल लगातार जनसंवाद कर रही है, गांव-गांव जाकर के, अलग अलग लोगों से मिल करके, उनके मुद्दों को समझ करके उन्हें लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। आशा नौटियाल हर किसी को अपने विश्वास में लेने का प्रयास कर रही है। 2002 और 2007 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आशा नौटियाल विधायक रह चुकी हैं और उन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है, क्षेत्र की जनता से रूबरू हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोगों को नज़दीक से जानती हैं और हर तरह से कोई वोट फिसले ना, हर तरह से वोटरों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। आशा नौटियाल लगातार जनसंपर्क कर रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जो केदार की यात्रा उन्होंने की है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि केदारनाथ जो पहले था वो आज नहीं है, काफ़ी बदलाव आ चुका है, काफ़ी विकास भी हो रहा है और भविष्य में काफ़ी विकास होने भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को लगातार गिना रही है और जो भविष्य में योजनाएं हैं, जो कार्य होने हैं, उसे बता रही है, जनता को समझा रही है कि विकास
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और उनके नेता कई बार ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता है। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस आत्मविश्वास के साथ, भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ चुनाव को लड़ती है, क्या केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को उसी मजबूती के साथ लड़ेगी और केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे होंगे और विपक्ष जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहा है, भारतीय जनता पार्टी उस पर किस प्रकार से जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी वोटरों को किस प्रकार से साधेगी। कुलदीप रावत भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार थे। हालांकि कुलदीप रावत को टिकट नहीं मिला। आशा नौटियाल पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और कुलदीप रावत को भी भरोसे में लिया और कुलदीप रावत भी आशा नौटियाल के लिए अपना पूर्ण समर्थन दे चुके हैं, उनके नामांकन में भी सम्मिलित हुए थे। तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार हेतु केदार घाटी में नजर आएंगे और केदार घाटी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की गूंज से, उनके भाषणों से गूंजने वाली है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी मनोज रावत हैं, जो कि पूर्व से ही काफ़ी मजबूत दावेदारी कर रहे थे और मनोज रावत को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सबसे सक्षम प्रत्याशी भी बताया जा रहा है। 2017 में वो कांग्रेस के टिकट से विधायक बने थे, चुनाव जीते थे। 2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 2024 जो ये उपचुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी ने मनोज रावत पर भरोसा जताया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार काफ़ी तेज कर लिया है और जब से गणेश गोंदियाल ने मोर्चा संभाला है तो गणेश गोंदियाल के मोर्चा संभालते ही प्रचार प्रसार काफ़ी तेज हो गया है, रैलियां हो रही हैं और गणेश गोंदियाल का जो अंदाज है, जिस प्रकार से उन्हें रैली में आए हुए लोग, एकत्रित हुए लोग देखते हैं, उससे अधिक उनके फेसबुक पेज से लोग उन्हें देखते हैं। तो गणेश गोंदियाल दोनों तरफ चल रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं और एक जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी वोटरों से वो बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत कर रही है। और गणेश गोंदियाल जिस तूफानी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिस प्रकार से सरकार को और मुख्यमंत्री को घेरते हुए नजर आते हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं और कई चुनावों का अनुभव गणेश गोंदियाल के पास है। एक अच्छे वक्ता हैं, अपनी मजबूत आवाज़ से और अपनी भाषण शैली से वो सत्ता पक्ष पर लगातार निशाना साधते हैं। तो गणेश गोंदियाल ने कल इसकी शुरुआत कर दी है और जिस प्रकार से पूरे राज्य भर में भू कानून मूल निवास के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, रैलियां महारैलियां हो रही हैं, तो गणेश गोंदियाल ने कल कहा कि यदि भू कानून जो राज्य में एक आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसकी मांगें लगातार उठ रही है, उसका श्रेय मनोज रावत को जाता है। राष्ट्रीय दल છે ને वो दुई राष्ट्रीय दलों का कैंडिडेट आपा बीच છે ना, एक कैंडिडेट मनोज रावत છે। जय मनोज रावत बिचारा का समरूप, जय मनोज रावत का बिचारा का अनुरूप आज उत्तराखंड में जो सबसे बड़ो आंदोलन चलनु છે केचुआ प्रभावी भू कानून, वो विचार मनोज रावत इजाद, मनोज रावत दियो विचार आज पूरा उत्तराखंड मनोज रावत वे बिचारा पिछले चलनु છે कि हम तो प्रभावी भू कानून चाहनु છે। जय व्यक्ति तो ये आगाज सीमा तो आगाज आज से 6 साल पहले वेगे छो, वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। गणेश गोंदियाल केदारनाथ मंदिर का मुद्दा भी उठा रहे हैं। केदारनाथ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिला दिल्ली लेकर के गए हैं, ये आरोप भी लगा रहे हैं। गणेश गोंदियाल लगातार यात्रा को डाइवर्ट करने का आरोप भी सरकार पर लगाते हुए आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गणेश गोंदियाल की कड़ी प्रतिक्रियाएं लंबे समय से देखी गई हैं, लगातार मुखर रहे हैं और गणेश गोंदियाल का जो ताबड़तोड़ अंदाज है, वो भारतीय जनता पार्टी को हर तरह से घेरना चाहते हैं, उत्तराखंड सरकार को हर तरह से घेरना चाहते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हर तरह से घेरना चाहते हैं। गणेश गोंदियाल ने कहा कि प्रचार तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन इस प्रचार की शुरुआत अब हम कर रहे हैं। आज का दिन खास है और हम खास तरह से तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी किस प्रकार से थी, गणेश गोंदियाल की कुछ बातों को सुनते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा जारी रखेंगे। और रावण बोले कि अभी जाऊं, कैलाश उठाऊं,
शंभु सहित लंका ले आऊं, बोल ना। और तब कैलाश पर्वत हिरोन बैठे, और तब शिव जी जब मारे हुए पर वे त्रिशूल लगी, और तब त्राहिमाम रामलीला देखो तुम, तो उन्होंने कह रहे हमारे मुख्यमंत्री जी एक बटी बोले कि केदार शिला ले जाऊं और दिल्ली धराऊं, अभी जाऊं केदार शिला उठाऊं और केदार सहित दिल्ली धराऊं। तब रावण देवता भूमि रावण, ये चुनाव केदारनाथ विरुद्ध उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी जौली केदारनाथ तगड़ी किस्मों भेदभाव कर यात्रा में तमाम यात्री परेशान रहे। बिल का दिन यात्री बिद का दिन कक्कड़ा रजिस्ट्रेशन वे रजिस्ट्रेशन करो ओके गुजरात से कंपनी लेना वे रजिस्ट्रेशन आज तक यात्रा नहीं होनी चाहिए। कई किस्मत जरूरत पड़े कि गुजरात से कंपनी आ रजिस्ट्रेशन करो खड़े और तब यात्री बिल का दिन हमारे भाई बंद बतरूंग होटल लिया किराए पर किराए निकल सके बतरूंग होटल अब चलना से ना उन्होंने साल भरे जो उम्मीद थे वो उम्मीद खत्म होया। घोड़ा वाला खच्चर वाला चाह वाला ढाबा वाला टैक्सी वाला इतना परेशानी और करे। तो आज ये मौका था कि ये मौका पर चुकना नहीं चाह और ये मौका पर सरकार से जवाब दो। यो अधिकार तुम्हारो, यो अधिकार संविधान तुम तो दियो। उत्तराखंड में कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास काफ़ी सारे मुद्दे हैं और विपक्ष सदैव ही सत्ता पक्ष को किसी न किसी मुद्दे पर घेरता रहता है। और इस बार जनता भी सरकार के खिलाफ कई सारी रैलियां निकाल रही है, कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ घिरती हुई जरूर नज़र आ रही है। तो कांग्रेस के मनोज रावत काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं और केदारनाथ की जनता किस पर भरोसा जताती है, किसे अपना विधायक बनाती है, ये 23 नवंबर को स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रचार प्रसार चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में जो तीव्रता आने वाली है लोकतंत्र के इस महापर्व में, केदार घाटी जिस प्रकार से रंगने जा रही है, केदार घाटी के लोगों के भी अपने अपने मुद्दे होंगे, अपनी अपनी मांगें होंगी, अपने अपने दर्द होंगे। वो नेताओं को सुनाएंगे, नेता उनकी सुनेंगे। लेकिन उसके बाद यदि उन सब बातों को याद रखा जाएगा और उस पर कार्य किया जाएगा तो कहीं ना कहीं केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस उम्मीद से इस उपचुनाव में अपना मत देगी वो सार्थक हो पाएगी। लेकिन एक बार फिर से यदि उनकी नहीं सुनी जाती है तो कहीं ना कहीं जनता एक बार फिर से अपने आप को ठगा हुआ, हारा हुआ महसूस करेगी। क्योंकि जब किसी पद पर कोई सक्षम व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो वो हार अन्य प्रत्याशियों की नहीं बल्कि वहाँ की जनता की होती है। तो देखना होगा इस बार केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता केदारनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव के नतीजों के बाद अपने आप को जीता हुआ महसूस करती है या फिर हारा हुआ महसूस करती है। आप इस चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, यूकेडी से डॉक्टर आशुतोष भंडारी और निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान मुख्य रूप से मैदान में है। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन बाजी मारेगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन किसी भी तरह से निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान को और यूकेडी प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी को कमतर नहीं आंका जा सकता है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव उत्तराखंड की राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से यकीन मानिएगा बेहद 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 महत्वपूर्ण है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बारे में और प्रत्याशियों की स्थिति के बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।